हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के वर्मा, लेक्चर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर प्रिंसिपल, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस। तो ये ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे अपना पेन और कॉपी निकाल लें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर जो टर्म्स आएँ उसको नोट कर लें, जिससे कि हम लोग बाद में इसको रिवीजन में ले सकें। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर आज अगर हम बात करें कि मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन और मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन लाने वाला एक डिवाइस है। एक इस तरीके से कि मतलब आज पूरा ही जो वर्ल्ड है वो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है। आज हम क्या करते हैं कि बहुत क्विकली हम कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसको हम व्हाट्सएप या मोबाइल पर कहीं भी हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल हम माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये आखिरकार पॉसिबल कैसे होता है, इसी सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में कि आजकल ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इसका वर्किंग क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव और चैप्टर का क्या, इस टॉपिक का क्या रहेगा कि भाई ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, मींस इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रिंसिपल यानी कौन सी प्रिंसिपल पे ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप्स के बाद हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि ये इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हम लोग जरा चलिए शुरू करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर। देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर क्या है बेसिकली। तो फिगर में आपको दिखा रहे हैं बहुत ही माइनर बारीक थ्रेड, यानी क्योंकि जब हम बात करते हैं फाइबर की तो फाइबर मींस ऑप्टिकल फाइबर इज ए थ्रेड टाइप, वेरी फाइन एंड थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स विच इन फैक्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, मींस विच आर वेरी सेंसिटिव विद द ऑप्टिक्स, मींस द लाइट। जो ऐसे थ्रेड होते हैं बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अपने जैसे ह्यूमन हेयर होते हैं, बालों की तरह के स्ट्रक्चर। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ ऑप्टिकल फाइबर बाल से भी पतले होते हैं। सो सम ऑप्टिकल फाइबर दे आर थिन दैट द ह्यूमन हेयर। ये ऑप्टिकल फाइबर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके मेन वर्क क्या है, इनको समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन फैक्ट दिस व्हाट इज बेसिकली द ऑप्टिकल फाइबर। आप कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी अपने फ्रेंड के बर्थडे गिफ्ट में देने के लिए जब हम कुछ नाइट लैंप अगर खरीदने जाएं, तो आप देखिए कभी कभी शॉप पर इस तरह का कोई एक नाइट लैंप आपको नज़र आता है। इस तरीके का एक नाइट लैंप नज़र आता है जहाँ पर यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, और यहाँ पर इस तरीके की बहुत बारीक फाइबर की बनी हुई, मींस बहुत ही बारीक सिलिका या ग्लास की बनी हुई आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जहाँ पर ये लाइट जो है निकल करके यहाँ तक पहुँच जाती है। ये बहुत ही बारीक, ये एक तरह का बंच होता है, मींस ग्लास या सिलिका का बना ट्रांसपेरेंट एक बंच होता है जिसके थ्रू आराम से लाइट निकल के पहुँच जाती है। बिल्कुल यही कुछ यहाँ पे भी दिखाया गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एंड्स हैं यहाँ पर ये लाइट इजीली ट्रांसफ़र होती है। एक्चुअली होता क्या है कि ये ऑप्टिकल फाइबर किस काम के आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हमारे सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफ़र करने के लिए, लाइट की स्पीड से ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। अब सबसे पहली बात होती है सिग्नल क्या होता है। सिग्नल इज ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, लाइक अगर हम कुछ बात आपको बताना चाह रहे हैं, हम जो भी साउंड आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट साउंड इज ए काइंड ऑफ सिग्नल। अब ये जो साउंड है ये कभी कभी सीधे सीधे डायरेक्ट कन्वर्सेशन में हो सकती है, कभी हम कोई रिटन डॉक्यूमेंट लेते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट को आप तक भेजना चाहते हैं, कभी हम आपको बताना चाहते हैं। ये काम बहुत ही एंशिएंट टाइम से हो रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा को कोई मैसेज भेजना चाहता, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता, कोई सूचना देना चाहता है तो अपना एक मैसेंजर भेजता था। आम पब्लिक क्या करती थी, बहुत बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो पिजन और ईगल इनको लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन भेजती थी। उसके बाद हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और हमने कुछ टेलीफोन्स और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाए। तो और इस तरीके से हमने फिर सिग्नल को करंट और वोल्टेज, मींस क्या हुआ कि हमने जो कुछ भी सूचना हमारे पास है, जैसे हम कुछ भी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हम कुछ बताना चाहते हैं, तो वो क्या किया हमने इस माइक के थ्रू उसको हमने एक साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट किया, और वो करंट और वोल्टेज को फिर हमने एक कॉपर केबल के द्वारा उसको ट्रांसमिट किया, और जहाँ तक उसको पहुँचाना था वहाँ तक उसको पहुँचा दिया। बेसिकली होता क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है सोर्स, जहाँ से कि इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, सोर्स होता है। दूसरा होता है मीडियम,
मीडियम मीन्स वो मीडियम जिसके थ्रू सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना होता है। और तीसरा होता है उसका डेस्टिनेशन। तीसरा है इसका डेस्टिनेशन मीन्स द प्लेस वेयर वी वांट टू सेंड द सिग्नल। सो द सोर्स इज ए प्लेस वेयर द सिग्नल इज जनरेट एंड द सेकंड इज द मीडियम थ्रू विच द सिग्नल इज ट्रांसमिट टू इट्स डेस्टिनेशन, जहाँ तक हम उसको भेजना चाहते हैं। पहले बहुत पहले से यानी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जब से भारत में और पूरे दुनिया में जब से बने और उसके बाद हमने टेलीफोन का आविष्कार किया और फिर टेलीफोन लाइंस के द्वारा हमने अपने सिग्नल को एक दूसरी जगह पहुंचाया, तो उस समय हम मीडियम में हम कॉपर वायर यूज़ करते थे। हम केवल कॉपर वायर यूज़ करके कॉपर केबल्स यूज करते थे। कॉपर केबल जो थी एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच जुड़ी रहती थी। अगर आप यहाँ पर ये बात करें कि हमारा ये एक सोर्स है और यहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, तो इसके बीच ये कॉपर केबल्स हुआ करती थी। ये कॉपर केबल्स थी और इसमें जो सिग्नल जाता था वो करंट और वोल्टेज की फॉर्म में जाता था। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी। सबसे प्रॉब्लम ये थी कि द सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। हमने बहुत ज़्यादा दूर तक, रीजन ये होता है आप सभी जानते हैं कि कॉपर भी अल्टीमेटली एक कंडक्टर है और जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ेगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा और सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी। तो हमें क्या होता था कि ये केबल से सिग्नल को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने में प्रॉब्लम होती थी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होती थी कि एनर्जी लॉस की होती थी, कि इसके अंदर एनर्जी लॉस हो जाता था। तीसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी होती थी कि दीज केबल्स इनफैक्ट रिक्वायर्ड हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस क्या होता है कि बार बार केबल जो हैं कभी आंधी में कभी बारिश में टूट जाते थे, तो वो उनको मेंटेन करना होता था। समटाइम्स व्हेन वी ड्रॉ दीज केबल्स थ्रू दी, समटाइम्स यू कैन से दी इनसाइड दी वाटर, ओशन, यानी कभी कभी इनको समुद्र के अंदर भी बिछाना पड़ता था, तो इनकी लाइफ बहुत कम थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी कॉपर केबल्स में। तो अब इसके यहाँ पर क्या किया, इस कॉपर केबल को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे कर दिया? दैट इज़ फॉर दी ऑप्टिकल फाइबर। तो आई थिंक आप सबको समझ में आना चाहिए कि जो पहले सिग्नल ट्रांसमिशन वायर के थ्रू होता था, आज वही सिग्नल ट्रांसमिशन हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर हमने इसके अंदर जोड़ दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर विल वर्क विद द लाइट, it cannot work with the current or voltage. So that's why the whatever the message, whatever the signal, it is converted into electrical to the light signal, and this light signal now transmit from its source to destination with the speed of light. तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चेंज आया कि इसमें स्पीड अप हुआ सिग्नल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई कि इसके लॉसेस, बिकॉज द सिग्नल इज मूविंग विद द ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, तो और एंड इट इज़ इनफैक्ट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सिग्नल का एटेन्यूएशन बहुत कम हुआ, सिग्नल की लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम हो गई और फाइनली जितनी भी एनर्जी से हम सिग्नल एक सोर्स पे फीड करते थे उतनी ही एनर्जी का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस के साथ ये डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता था। तो एक तो काम हुआ कि सिग्नल की स्पीड बढ़ी, दूसरा जब एनर्जी बढ़ी तो ऑब्वियसली हमने डिस्टेंस को बढ़ा लिया। तो सिग्नल को अगर हम ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हैं तो उसकी डिस्टेंस को बढ़ा लिया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आई कि हमने इसकी बैंडविड्थ को बढ़ाया। बैंडविड्थ क्या होती है कि पहले जब हम कॉपर केबल यूज़ करते थे तो इसमें कम सिग्नल्स जाते थे, मीन्स अगर हम एट ए टाइम कहें तो हम केवल हंड्रेड्स लोगों को ही टेलीफोन कनेक्शन दे सकते थे। यहाँ क्या हुआ कि सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, सिग्नल की वेवलेंथ कम हो गई, तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पर बैंडविड्थ भी बढ़ गई। बैंडविड्थ बढ़ जाने से हमें एक साथ मिलियन और मिलियन लोगों को हमने टेलीफोन कनेक्शंस और दी इंटरनेट कनेक्शंस देना शुरू कर दिए और उसके बाद हुआ डाटा ट्रांसफ़र बहुत फास्ट हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत महत्व का है और ये केबल और केबल जो है सोर्स और उसके बीच कनेक्ट कर करके हमने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसके बाद इसका यूज किया। तो फाइनली ऑप्टिकल फाइबर इज ए काइंड ऑफ लाइट सिग्नल विच कैन बी इजिली थ्रू प्रोपोगेट थ्रू दिस केबल बिटवीन द सोर्स एंड इट्स डेस्टिनेशन। देखिएगा अब नेक्स्ट है कि इसका ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका ये आखिरकार अंदर से अगर देखा जाए तो ये किस तरीके का बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो इसके अंदर सबसे पहले इंटरनल जो सबसे मोर इंटरनल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोर।
ये कोर क्या है? ये कोर ट्रांसपेरेंट गिलास से बना होता है या सिलिका से बना होता है, एज पर दी रिक्वायरमेंट, जैसी जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके का ये बना होता है। तो ये सिलिका या गिलास से बना होता, बहुत ही फाइन थ्रेड। आपको बताया गया था कि ऑप्टिकल फाइबर लगभग ह्यूमन हेयर के साइज़ का होता है। तो ये जो कोर सबसे इंटरनल पार्ट होता है, ये इसी का बना होता है। इसका साइज़ लगभग 10 to 100 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। अच्छा, इस कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कोर को कवर करता हुआ एक दूसरा मटेरियल होता है, जिसको हम, हालांकि ये भी मटेरियल है वही ग्लास ही है, सिलिका का ही बना हुआ है, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो इंटरनल कोर है वो ऑप्टिकली डेंसर रखा जाता है, और ये जो आउटर जो है क्लैडिंग, जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं, ये उसके कंपैरिजन में कुछ लाइट रखा जाता है। मींस क्या होता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल इज मोर इन कंपैरिजन टू द क्लैडिंग मटेरियल। मटेरियल एक ही जैसे हैं, बस केवल उनकी ऑप्टिकल नेचर जो है डिफरेंट हो जाता है कि कोर के मटेरियल का डेंस है ऑप्टिकल नेचर, और जो क्लैडिंग मटेरियल उसका जो है वो कुछ रेयरर नेचर हो जाता है। तो ये है क्लैडिंग। क्लैडिंग का साइज ओबियसली कोर से ज़्यादा होगा, 100 to 420 माइक्रोमीटर, और कभी कभी इनका साइज एज पर द नीड चेंज होता रहता है। लेकिन ये श्योर है कि कोर मटेरियल हमेशा डेंस रखा जाएगा और जो क्लैडिंग मटेरियल है उसको हमेशा रेयरर रखा जाएगा। एक थर्ड पार्ट जो इसका सबसे बड़ा है वो एक और है आपका जैकेट। जैकेट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि बफर। बफर क्या करता है कि इस पूरी ऑप्टिकल केबल, चूँकि सिग्नल जो है वो कोर और क्लैडिंग एरिया में चलता है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर हार्ड रबर का एक जैकेट पहनाया जाता है, अब जिससे कि ये अंदर का जो बहुत ही डिलिकेट एरिया है, डिलिकेट सेक्शन है, वो सेक्शन को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ड्यूरिंग दी इंस्टॉलेशन ऑफ दी ऑप्टिकल फाइबर, और उसके बाद अगर हम इसको कभी लैंड के अंदर, ज़मीन के अंदर, कभी पानी के अंदर इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो उसको हमेशा प्रोटेक्शन देता है। सो दैट इज कॉल्ड दी जैकेट। ये तीसरा जैकेट होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑप्टिकल फाइबर? आखिरकार किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? क्योंकि जिस ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी लॉस कम हो रहा है, इस ऑप्टिकल फाइबर बहुत तेजी से डाटा को ट्रांसफर कर रहा है, तो आखिरकार इसका किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? लेट अस हैव द प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट concept of the refraction. It is a special kind of refraction when the light ray is passing from the denser to rarer medium. As we know in the refraction concept, when the light is moving from one medium to the another transparent medium, then it deviate from its track, then it deviate from its path. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई भी लाइट रे जब किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्लास से एयर में जाती है, तो इसकी खास बात है। खास बात क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप फिगर में दिखा रहे हैं कि 3 लाइट रे दिखाई हैं। एक लाइट रे, ये वाली जो पहली लाइट रे है, वो क्या करती है कि नॉर्मल से अवे हो जाती है और एयर में ही अंदर चली जाती है। दूसरी लाइट रे आप दिखा रहे हैं कि जो रेड लाइट की आपको देख रहे हैं, सेकंड लाइट रे, इट इज मूविंग टू द इंटरफेस, यानी इंटरफेस ऑफ द ग्लास और एयर पे चली जाती है। तो अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इट इज थीटा सी, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इट इज 90 डिग्री। हियर दिस इज 90 डिग्री. And another third light ray which is here shown by the blue color, this light ray is incident for a particular angle, then it returns back in the denser medium. This is very important. This light ray it is very important. And the third light ray which is the blue color, it is in fact undergoes the total internal reflection. Now how the total internal reflection takes place? So there are few conditions of total internal reflection. First is the light must go from the denser to rarer medium, number one. Secondly, the angle of incidence in the denser medium, it should be greater than that of a particular angle. Particular angle, that is called the critical angle, that theta c. This theta c, it is called the critical angle. Critical angle is an angle in the denser medium for which the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree. तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है उसको थीटा सी कहते हैं। तो ये दो कंडीशन कोई भी लाइट रे अगर सेटिस्फाई करती है तो दैट डेफिनेटली विल गो अंडरगो इन दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो कितना निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्नेल्स लॉ अगर हम निकाल दें फॉर दी रेड लाइट रे, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो आई दैट इज
theta c critical angle and r it is 90 and it is n2 upon n1. तो sin theta c can be written as 1 n2 the refractive index of the second rarer medium with respect to denser medium. लेकिन अगर हम इसको convert करें then the refractive index of this denser medium with respect to the rarer medium that's 1 upon 2 n1. तो यहाँ से आ जाएगा sin theta c is equal to 1 upon refractive index of any denser medium. तो इसका मतलब हुआ कि critical angle और denser medium की refractive index के बीच एक relation आ गया और वो है sin theta c is equal to 1 upon n. तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मटेरियल के लिए उसका क्रिटिकल एंगल डिफाइन कर सकते हैं. नाउ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है इसको भी समझने की कोशिश है, क्योंकि जब ये ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जब चलता है तो आखिरकार कैसा क्या होता है कि वेयर हाउ इनफैक्ट दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस विद इन दिस ऑप्टिकल फाइबर. तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर का हमने एक इंटरनल सेक्शन को दिखाया है. इंटरनल सेक्शन की बात करें ये ठीक ऐसे है जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर को हमने बीच से इसको तोड़ दिया है. यहाँ से यूँ नहीं काटा है, इसको वर्टिकल सेक्शन में काट लिया है और वर्टिकल सेक्शन काट के इसको दो भागों में यूँ कर लिया है. तो अंदर इंटरनल हमने क्या किया है, इसको कोर दिखाया है और क्लैडिंग को दिखाया है. तो कोर और क्लैडिंग को ज़रा ध्यान से देखिएगा. कोर और क्लैडिंग को अगर हम देखें तो ये जो एरिया है ये आपका कोर एरिया दिखाया जा रहा है. इसके ऊपर ठीक आप देख रहे हैं ये इसका क्लैडिंग एरिया है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल ओबियसली इट में बी ग्लास में बी सिलिका कुछ भी जो भी एज पर द रिक्वायरमेंट होगा तो वो n1 है. और क्लैडिंग एरिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हैं n2 है. खास बात होती है यहाँ पर दैट n1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n2, क्योंकि हमें हमेशा पहली कंडीशन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो हमने यही पढ़ी थी कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. अगर लाइट कोर मीडियम में चलनी है और वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो इंटरनल जो कोर मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए और जो क्लैडिंग मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए. तो देखिएगा यहाँ पर ये कोर मटेरियल है और ये क्लैडिंग है. अब यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है कि कैसे लाइट जो है इसके अंदर ट्रैवल करेगी. तो कैसे लाइट ट्रैवल करेगी, अगर हम कोई लाइट रे बी से लें, बी से, और अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट कहते हैं तो लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम बी टू ओ, बी टू ओ एक लाइट रे आती है और यहाँ से ये कोर मीडियम में, क्योंकि बाहर जो है एयर है तो एयर से जब ये कोर मटीरियल में जाती है तो ओबियसली ये रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल. तब ये बेंड होती है तो और ये बेंड होकर के यहाँ पर पहुँचती है. इस जगह पर ये कोर और जो है क्लैडिंग एरिया में ये इंटरफेस पे आ जाती है. जब ये आ जाती है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो हमने पहले ही देखा कि अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट जो है वो सेकंड मीडियम में इंटर कर जाएगी. तो सेकंड मीडियम में इंटर कर जाएगी मतलब क्लैडिंग एरिया में चली जाएगी. जरा देखिएगा इसको अगर हम बात करें तो बिल्कुल हम यहाँ से देखने चाहेंगे कि ये वाली जो लाइट रे थी वो सेकंड मीडियम में इंटर कर गई. बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि ये वाली लाइट रे कोर क्लैडिंग एरिया में जा रही है तो ओबियसली ये लाइट रे यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर दिखाया है. इफ द एंगल आई इज लेस देन दी क्रिटिकल एंगल द लाइट रे इंटर इन दी क्लैडिंग एंड डज नॉट ट्रैवल. ये वाली लाइट रे ट्रैवल नहीं करती है. दूसरी लाइट रे अगर हम लें जो लाइट रे वी ए से आ रही है, जो भी लाइट रे ए से आ रही है और एंगल ऊपर पहुँच रही है, ऊपर के साथ ये पहुँचने के बाद किसी भी पॉइंट सी पर मिल रही है और यहां पर सी के साथ जो एंगल आई बन रहा है दिस आई इज ग्रेटर देन यू कैन से आई सी. क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जा रहा है और जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट रिफ्लेक्ट बैक इन दी प्रीवियस मीडियम. तो ये कोर मीडियम में ही यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो अगर हम यहां पर आकर मिलेगा तो आप देखेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ठीक सेम होगा. तो जब यहां पर भी होगा तो अगेन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो यहां से लाइट रे अगेन टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी. तो मल्टी रिफ्लेक्शन के द्वारा इजीली दिस लाइट रे टू ट्रैवल विद इन द कोर एरिया एंड फाइनली रीच इट्स डेस्टिनेशन. तो देखेंगे कि ये इस तरीके से यहां ट्रैवल करती है. अगर हम ये निकालना चाहें, देखिए खास बात ध्यान दीजिएगा कि ऑल दी लाइट रे विल नॉट बी ट्रैवल थ्रू दी कोर एरिया. जैसे लाइट ये ट्रैवल नहीं करेगी, इसके बाद जितनी भी लाइट रे इस एरिया के हैं वो कोई भी ये लाइट रे इसके अंदर ट्रैवल नहीं करेंगी. ओनली दी लाइट रे विद इन दी एंगल थीटा
इस एंगल थीटा के विद इन जो लाइट रे हैं वही इसके अंदर ट्रेवल करेंगी, वही इसके द्वारा एक्सेप्ट की जाएंगी। तो हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस एंगल थीटा, बिकॉज दिस इज एंगल विद इन द एंगल दैट लाइट रे ट्रेवल थ्रू द कोर एरिया, एंड दिस इज समटाइम इज नोन एज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जरा देखेंगे, अगर हम इस इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा दें तो देन n0 sin थीटा इज इक्वल टू n1 sin थीटा 1। यहाँ पर हम अगर स्नेल्स लॉ लगा दें तो यहाँ से n0 sin थीटा n1 sin 90 माइनस आई, ये वाला जो एंगल थीटा 1 है, अगर ये 90 डिग्री है और ये आई है, तो थीटा 1 दैट्स विल बी 90 माइनस आई, देन n0 sin थीटा इज इक्वल टू n1 cos आई। यहाँ पर ये पहला इक्वेशन है। और अगर हम यही वाला जो स्नेल्स लॉ है अगर हम सेकंड इंटरफेस पे लगा दें, यानी कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे भी अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ देखिएगा n1 sin IC n2 sin 90, और ये इसलिए 90 किया है क्योंकि यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल पर अगर इंटरफेस पे मिल रहा है तो ये sin 90 हो जाएगा, और इस वजह से देन n1 sin IC n2 एंड दिस इज दिस sin IC n2 upon n1, फाइनली यू कैन से देन दिस cos IC। नाउ cos IC, sin IC अगर मालूम है और sin IC हमने निकाल लिया n2 upon n1, तो cos IC निकाल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो जो हम पहले एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, इस पर जो है ये cos IC निकाल लिया। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0। n0 क्या है, n0 चूंकि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जिसकी वैल्यू नॉर्मली 1 होती है। तो अगर हम फाइनल की बात करें तो एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा बिकम्स साइन इनवर्स n1 स्क्वायर रूट में n2 स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन एंगल थीटा। अब ये जो साइन एंगल थीटा है, ये साइन एंगल थीटा केवल एक साइड से हम देख रहे हैं। अगर हम पूरे कोन को ले लें, पूरे कोन को लेने का मतलब ये है कि एक तो बेस लाइन ये है तो ये एंगल थीटा है, और अगर इस साइड से भी ले लें तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कहलाएगा कोन एंगल, एंड दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट 2 मैक्स, 2 मैक्स मीन्स हो जाएगी जो भी एंगल है उसका जस्ट डबल, एंड दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो कितने टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, तो अगर हम इसके टाइप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर के टाइप कई तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। जैसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रैवलिंग, मींस हाउ द सिग्नल इज ट्रैवल विद इन दी ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा होता है इनके बेस्ड ऑन द मटेरियल विच वी यूज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विच वी यूज टू फॉर्म द ऑप्टिकल फाइबर। तो पहला अगर हम बात करें कि ट्रैवलिंग कैसे हो रही है, ट्रैवलिंग के बेस पर देखेंगे तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड का मतलब होता है कि जब लाइट केवल एक ही सिंगल लाइट उसके अंदर मल्टी रिफ्लेक्शन के द्वारा चलती है तो हम उसको बोलेंगे सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा क्या होता है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है, जहां पर बहुत सारी लाइट रे एक साथ ट्रेवल करती हैं, उनका मल्टी रिफ्लेक्शन होता है, तो उनको बोलते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। देखिए क्या होता है, सिंगल में खास बात होती है कि जो कोर है वो बहुत ही फाइन रखा जाता है, यानी या क्या पर खास बात ये है कि ये जो कोर है वो बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला, मीन्स आप यू कैन से दैट 8 to 10 माइक्रोन के माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है ये बीच वाला एरिया। दूसरा ये जो क्लैडिंग है वो तो इसके साथ होता ही है, और लाइट रे बिल्कुल बहुत ही सिंगल जो है रिफ्लेक्शन में चलती है, मीन्स केवल एक सिंगल लाइट रे, एक सिंगल रिफ्लेक्शन के द्वारा एक सिंगल लाइट रे ही ट्रैवल करती है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। मल्टी मोड में क्या खास बात होती है कि ये जो कोर है, ये कोर समहाउ थोड़ा थिक हो जाता है, ये कुछ थिक हो जाता है, ये आपका क्लैडिंग है और ये कोर। इसमें खास बात होती है कि बहुत सारे सिग्नल एक साथ चल सकते हैं, मींस अगर हम कुछ इस तरह के देखें, कुछ इधर से आ सकते हैं, कुछ इधर से आ सकते हैं, तो ये है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में साइमल्टेनियसली बहुत सारे सिग्नल एक साथ चलते हैं, और जो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें केवल एक ही सिग्नल चलता है। अब इसमें डिफरेंस खास बात होती है कि जो सिंगल मोड है ये लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना किसी लॉस के लंबी डिस्टेंस तक ये सिग्नल चला जा सकता है। और दूसरी खास बात ये हो जाती है, क्योंकि बस एक प्रॉब्लम इसके साथ ही होती है, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके मेंटेनेंस में और इनके कनेक्शन में एक टिपिकल जो है सिचुएशन आती है, ये आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन सबसे बात है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज किए जाते हैं। दूसरी ये वाला जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है, इसकी
ही खास बात ये है कि इसमें सिग्नल जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक तो नहीं जाता है, बट अगर हमें लोकल नेटवर्किंग करनी है, लोकल नेटवर्किंग का क्या मतलब है? लोकल नेटवर्किंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम बैंकिंग की बात करें या किसी भी लोकल ऑफिस की बात करें, तो ऑफिस में जो है एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को हमें जोड़ना है। तो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम ये मल्टीमोड यूज करते हैं। और अगर हमें मान लीजिए सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है, तो हम प्रीफर करते हैं कि ये जो सिंगल मोड है, तो सिंगल मोड और मल्टी मोड, ये दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और ये इनका यूज है। इसके बाद इनके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर का बहुत पहले से होता चला आ रहा है। अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में तो ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत, यानी कम्युनिकेशन में इनका यूज होने से बहुत पहले मेडिकल फील्ड में इसका यूज हो रहा था। मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी जो करते हैं, ये सब की सब जो है मेडिकल फील्ड में किया जाता है। होता क्या है कि अगर बॉडी के इंटरनल पार्ट को, जैसे स्टोमक है, स्टोमक की किसी भी इंटरनल पार्ट को अगर आपको देखना है, तो इंटरनल पार्ट को चूंकि अंदर तो देखना आसान नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर को बॉडी के जो आपके ओपन एरिया हैं, जैसे मान लीजिए माउथ है या फिर आपका नोज है, इसके थ्रू एक ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं। उस ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि इसके एक एंड पर एक तो कैमरा लगा होता है, दूसरे ऑप्टिकल फाइबर से लाइट, लेजर लाइट डाली जाती है। तो इसमें क्या होता है, अंदर जाकर के एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट वहां पहुंचती है और दूसरा जो ऑप्टिकल फाइबर है वहां से रिफ्लेक्टेड रिटर्न लाइट लेता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट की पूरी पिक्चर आसानी से हम देख सकते हैं। इससे डॉक्टर्स को एक फायदा हो जाता है कि अगर उसको कहीं भी इंटरनल बॉडी पार्ट के किसी पर्टिकुलर सेल को देखना है, किसी कैंसर को असेस करना है कि कौन सी सेल पर्टिकुलरली डैमेज हो रही है, या फिर बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको देख सकते हैं। हालांकि यहां पर एक और टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं। सीटी स्कैन में प्रॉब्लम होती है कि एक्सरे यूज किए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, लेकिन इसके अंदर चूंकि हम नॉर्मल लाइट यूज करते हैं इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सेंसर्स में तो ही ऑप्टिकल सेंसर्स जो हैं यूज किए जाते हैं, बहुत अच्छे से यूज। और टेलीकम्युनिकेशन में हम लोगों ने देख ही लिया कि जितना भी इंटरनेट और जो भी हम जो मैसेज सिग्नल्स भेजते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होते हैं। तो ये भी होता है। नेटवर्किंग मीन्स वही जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, डाटा हमें ट्रांसफ़र करना है, वो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा एरिया है। इसके साथ ही अब हम इस पर एक प्रॉब्लम देते हैं। क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ऑप्टिकल मीडियम इज़ एट द 45 डिग्री। मीन्स अगर हम बात करें कि IC की वैल्यू 45 डिग्री है किसी भी मीडियम के लिए, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, लाइट वेलोसिटी, देन c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे दैट IC इज इक्वल टू 1/sin दैट दिस थीटा इज इक्वल टू 1/sin IC, दिस n इज इक्वल टू 1/IC। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n निकाल लेंगे और वो जाएगा sin 45 डिग्री एंड इट इज 1/1√2 एंड दिस n बिकम √2। तो refractive index of the medium, it will be √2. Now how we can determine the velocity? Then n is equal to c/v and v is equal to c upon n. c is equal to 3 × 10⁸ meter per second and n obviously it is √2 and it is 3 into 10⁸ upon 1.414 and become 2.1 मीटर पर सेकेंड। ईजिली हम किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आज हमने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर, उसके टाइप, उसका प्रिंसिपल जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, और उसके बाद उसकी वर्किंग, और वर्किंग के साथ ही उनके एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन के साथ ही डिफरेंट एप्लीकेशंस, और उससे संबंधित एक हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आज का टॉपिक यहीं तक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।